नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। हमारी न्यूज़ स्टूडियो न्यूज़ लॉन्च हो चुकी है। हम बहुत जल्द आपके बीच एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या है पूरे आंकड़े और गोदी एंकरों के जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल को लेकर जो है इंडिया अलायंस के चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों या फिर जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, कई बड़े नेता अब लगातार गोदी एंकरों पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि एग्जिट पोल टीआरपी बटोरने के लिए दिखाई जा रही है, कोई बता रहा है कि एग्जिट पोल दिखा करके भाजपा को साबित करना चाहती है कि 400 पार के जो नारे हैं वो पूरा कंप्लीट है। आखिर ये सारी चीज़ें, ये जो मोमेंट दिखाया जा रहा है, ये इससे ये साबित हो जाता है कि हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ है वो खोखला हो चुका है, सिस्टम करप्ट हो चुकी है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल जो इनका जो गोदी एंकरों का जो आया हुआ है वो कहीं सटीक और सत्य बैठता है। ऐसे में हमारे भी कुछ आंकड़े हैं, कुछ ग्राउंड स्तर के रिपोर्ट्स हैं जो हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष के लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। कल आखिरी चरण की 7वें चरण की मतदान हुई और बहुत कम वोट परसेंट लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था। बहुत कम परसेंटेजों में वोटिंग हुई है। चाहे बिहार की बात कर लें, या उत्तर प्रदेश की कर लें, दिल्ली की कर लें, पंजाब की कर लें, मतलब लमसम जिस स्टेट में 7वें चरण के चुनाव हुए, लोग वोट देने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले। ये सबसे बड़ी सवाल है। यहाँ तक कि पटना, बिहार की राजधानी पटना की बात कर ले, पटना के कुछ इलाके हैं पटना साहिब से सटे हुए जहाँ अशोक चौधरी मंत्री रह चुके हैं और उनके विरुद्ध लोगों ने वोट नहीं किया। कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये कई चीजें हैं, लोग खुलकर कहने लगे। अब सवाल है कि भाई गोदी एंकर जो ढिंडोरा पिट रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, चाहे वो जी न्यूज़ दिखा रहा हो या फिर आज तक दिखा रहे हो या फिर एबीपी न्यूज़ दिखा रहा हो या फिर सीधा यूं कह लें कि इंडिया टीवी जो रजत शर्मा है। अब इन सारे आंकड़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा दिख रहा है। यानी झूठ का एक प्रोपेगेंडा जो सरकार चल रही थी जब, तब की बात कर लें, किस तरह से मुद्दों को परगलाने की कोशिश की गई, कैसे कैसे बरगलाया गया, फिर क्या 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 नहीं दिखाया गया। कभी भी इस देश में अगर एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जब इस देश में राज करना हो तो हिंदू मुसलमान करिए और यकीन जानिए कि यहाँ राज करना बहुत आसान और संभव है। क्योंकि ये चीज़ें भाजपा से लोगों ने सीखी है। भाजपा केंद्र में सत्ता पर आने के लिए किस तरह के एजेंडे पे काम किए। जब इस बार इंडिया अलायंस ने मुद्दे पर खड़ा रहा और भाजपा जो है वो मुद्दे से हटकर, चाहे वो प्रधानमंत्री कहीं जगह रैली संबोधित किया हो, वहाँ उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो बौखलाहट है, वो किसी भी मुद्दे को झूठ बना करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी यही नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री जी सीमांचल के पूर्णिया में आते हैं तो वहाँ कहते हैं कि सीमांचल एक संवेदनशील इलाका है, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी रहते हैं, यहाँ के राजनेताओं ने उसको बढ़ावा दी है। ये इस तरह की प्रधानमंत्री का भाषा समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री एक गरिमा है और एक संवैधानिक पद है और उस पद पर रहकर मिस्टर मोदी की इस तरह की भाषा बोलना ये कहीं दूर दूर तक शोभा नहीं देता। अब सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा को किस तरह से ताड़ ताड़ किया है। आप सभी जान रहे हैं इस इलेक्शन पे किस तरह के हथकंडा अपनाया गया। इंडिया अलायंस पर भड़क गए, कह के इंडिया अलायंस हिंदू बहन और माताओं की जो है उनकी जो मंगलसूत्र है उनको बेच करके मुगल राज वालों को दे दिया यार। भाई मुगल राज के लोग कौन लोग हैं बताइए भले आप लोग। आप तो समझदार है ना, कौन है वो लोग जो मुगल राज से भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं। मुगल राज के कल कोई फेवर में था ना आज है, कोई नहीं था और ना है। ये एक झूठ का, मगर एक बात है ना, मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि भाजपा के तरह अगर राजनीति करनी हो तो सीधा एक सवाल है कि हिंदू मुसलमान करिए, इस देश में राज करना बहुत आसान है। इन्होंने इसी तरह से ही सत्ता में आया। अब लोग, जब जनता जनार्दन है वो जाग चुकी है, अब इस सारे सवालों को लेकर जब घेर रही है, यानी अब जो भाजपा को घेर रही है तो भाजपा हार की तिलमिलाहट से अब वो कहीं ना कहीं जो है किस मोमेंट पे चुनाव लड़ाया जाए, ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। मंगलसूत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी बनाया गया। लास्ट में ऐसे ही एबीपी न्यूज़ पे, शायद एबीपी न्यूज़ या किसी एक चैनल पे, न्यूज़ 18, माफ कीजिएगा, न्यूज़ 18 पे प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू चला। उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों
के विरोध हम कभी नहीं थे और मुसलमानों के साथ हैं। और वो अपने गुजरात की कहानी बताने लगे, मुसलमान परिवार मेरे घर के बगल में है, ईद के मिलन समारोह में वो उसके घर मिठाई लेके जाते थे, इनके घर आते थे। यार हद है, इस देश के प्रधानमंत्री हो या क्या हो, आप समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक घुसपैठी है, संवेदनशील है, फिर दूसरी तरफ जाते हैं तो नहीं 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब बताइए कि आप प्रधानमंत्री हैं कि बहरूपिया वाले रूप अपनाए हुए हैं। ये शब्द मैं कड़े निंदे में शब्द का बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप गरिमा को समझिए कि मुझे बोलना क्या चाहिए, आपको नाप तोल कर बोलनी चाहिए, ना कि जो भी अनाप शनाप मुंह में आए। अब टुच्चे नेता हैं क्या, रोड छाप नेता हैं जो मुंह में आए बक दिए? अरे आप प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, आप पूरे देश के जो कहते हैं ना ये राजा हैं। आप उस चीज को लेकर कैसे मोटिवेट कर सकते हैं जनता के बीच में? क्या आपके पास एजेंडे हैं, उन पर बात करनी चाहिए। आप लगता है कि आप रोड छाप नेता बन के आ गए हैं, या जहां भी जाते हैं कोई भी शब्द प्रयोग कर लेते हैं, कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। कहीं आप कहते हैं कि दलितों के अगेंस्ट में है, कहीं आप कहते हैं कि मुसलमान का जो है सीमांचल संवेदनशील एरिया है। क्या ये आपके ऐसे एजेंडे पे अब सवाल उठता है कि भाजपा कहीं नहीं चाहती है कि देश में विकास और विकसित कैसे हो सके। खैर, मैं अब बात को आगे बढ़ाते हुए बताता हूं कि एग्जिट पोल जो भी गोदी एंकर्स हैं, अभी एक देखिए एक वीडियो भी कल आई हुई है, झंडिया टीवी। इंडिया टीवी का नाम में फर्क कुछ दिख रहा है, डिजाइन यानी भगवा कलर में पूरी वो उसका बैकग्राउंड है और लिखा हुआ है झंडिया टीवी। इंडिया टीवी और झंडिया टीवी में नाम में अंतर दिख रहा है आपको? दोनों में अंतर दिखता होगा, झ है और उसमें ई है, इंडिया। फर्क है कि भाई रजत शर्मा जी क्या नाम है उनका पता नहीं, भगत या कुछ राम जी हैं, उनको नोटिस किया गया है, 2 करोड़ रुपए उनसे मांगा जा रहा है। यानी देश की गोदी एंकरों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब पैसे मांगने लगे हैं। उनका सीधा कहना है कि अगर मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो आप जो है जिस तरह से आप सत्ता में आए हैं वो आपकी जो है भगत राम, माफ कीजिएगा भगत राम, रजत शर्मा जो एनडीटीवी के मालिक हैं, इंडिया टीवी के मालिक हैं, और रजत शर्मा ने साकाउस भेजा है कि आप हमारे चैनल के लोगों का दुरुपयोग किया है और उसका भरपाई आपको 2 करोड़ रुपए देनी है भरपाई के लिए, और दूसरा आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे ये लिख के देना होगा। बताइए भाई, इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का मजाक इस तरह से बन गया है जैसे आप समझ सकते हैं। चौथा स्तंभ इतनी पावरफुल होती है, सरकार बनाने में अहम भूमिका होती है चौथा स्तंभ का, बिगाड़ने में भी अहम भूमिका होती है, समाज के दबे कुचले मुद्दों को उखाड़ने की भूमिका होती है, सरकार की गलत नीतियों को दिखाने की मोमेंट होती है। मगर इस देश में चौथा स्तंभ इस तरह से अंदर खोखला हो चुका है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, जो भी आ रहा है जैसे भी आ रहा है बोलना है, करना है, दिखाना है। सवाल है भाई आखिर चल क्या रहा है इस देश में? इस देश के नेताओं ने सिस्टम को खोखला कर दिया, और इस पर सबसे बड़ी जो अहम भूमिका रही खोखले सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये गोदी एंकरों की, चाहे वो आज तक हो, इंडिया टीवी हो, एनडीटीवी हो, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, आर भारत हो, एंकरों के भी नाम मैं गिनती करवा देता हूँ, अर्नब गोस्वामी हो, या फिर सुधीर चौधरी हो, या फिर आप समझ लीजिए अंजना कसब हो, रोबिका लियाकत हो। अभी तो नहीं है रोबिका लियाकत, पहले थी। मतलब कहते हैं ना इन लोग, ये एक टुच्चे पत्रकारों में गिनती आती है भाई। क्या है ये इनका एंकरिंग? अरे आप एक स्तंभ के मालिक हो भाई, आप चाहते तो देश को सही दिशा दिखा सकते थे। आपने कभी इस पे सवाल नहीं खड़ा किया नेताओं से कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप खुद भ्रष्ट हैं, क्योंकि आपको जब तक पैसा नहीं मिलेगा आप बोल नहीं गाइएगा, इससे आपकी टीआरपी नहीं चलेगी। आप पैसे नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने रिपोर्टर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे रिपोर्टर रखते हैं तो उनसे भी आप करोड़ों का विज्ञापन मांगते हैं। ये है आपका सिस्टम, यानी आपको चौथा स्तंभ रहने के बाद भी आप करप्ट हैं। क्यों? रवीश कुमार, अविशाल शर्मा, प्रसून वाजपेयी और अजीत अंजुम जी, ये लोग क्यों छोड़ दिए? लोग जान चुके थे कि ये सिस्टम जो है खत्म हो चुका है। आज जो चौथा स्तंभ खोखला कहा जाता, क्यों? इसीलिए इन एंकरों की वजह से। ये जो 5-6 भाई ईमानदार लोग थे, इन लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आए, आज चाहे यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, वो आकर के अपनी बात को रख रहे हैं। रवीश कुमार ने एक बात कही थी, हमें न्यूज पढ़ना हो कहीं बाथरूम में भी खड़े होकर के किसी कोने में भी पढ़ देंगे न्यूज। सही बात है। अरे इन जो एंकर बड़े बड़े चैनल्स के सेटअप लगा करके बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने फायदा आज तक दिया है? क्या इस देश को इस एंकरों से कोई फायदा हो पाया है? कभी भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा? प्रधानमंत्री जी से कभी इंटरव्यू करते हैं तो मुसलमान हिंदू पर कैसे वो इंटरव्यू किया जाए, राम मंदिर पर इंटरव्यू किया जाए? अरे कभी आप पूछिए उनसे कि बेरोजगारी पर आपका क्या रोल रहा?
इन पर किसी किसानों पर, जो अन्नदाता है, जो हमारे देश को, पूरा देश को चलाता है, उन पर कभी सवाल किया इन गोदी एंकरों ने? भ्रष्टाचार कैसे हैं उनके अफसर? कोई भी काम करते हैं तो बिना रिश्वत का नहीं करते हैं। मैं आपको इस बात का एविडेंस दे सकता हूं। अनुमंडल के पदाधिकारी हों या फिर ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हो, बिना रिश्वत, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। क्या इस पर कभी गोदी एंकरों ने सवाल किया? चौथा स्तंभ कहे जाने वाले देश के उन गोदी एंकरों पर सवाल है कि आखिर टुच्चे पत्रकार क्यों कहना पड़ता है? इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों पर सवाल नहीं किया। मोदी जी आम कैसे खाते हैं, मोदी जी कौन सा सूट पहनते हैं, कौन सी फ्लाइट से जाते हैं, कौन सी फ्लाइट से आते हैं, कितने इनको जेट प्लस की सिक्योरिटी दी गई है, कितने जो है उनके पीछे खर्च हो रही है, इन चीजों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मोदी जी आज कौन सा लिबास पहन के जा रहे हैं, इनको पीछे कैमरा लेकर दौड़ो। अरे भाई गजब हाल है यार। देश के प्रधानमंत्री ने एक एक एडवर्टाइज में करोड़ों रुपए खर्च किया, क्या मिला इनसे? अरे उन पैसों का सही उपयोग करते, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते आप, तो कम से कम तो मैं मानता हूं 1000 युवाओं को तो रोजगार मिल सकता है। अगर एक स्टेट्स में आपने एक प्लान डलवा देता, 100 करोड़ की एक प्लान डलवाते तो लोगों को रोजगार मिलती, उससे आपका नाम होता कि नहीं इस देश का विश्व गुरु देश भारत बन रहा है। मगर आपने तो ऐसा नहीं किया साहब। आपने 100 करोड़ के लिबास और फ्लाइटों में खर्च कर दिया, विदेश यात्रा में खर्च कर दिया आपने। मगर देश के लिए, देश की जनता के लिए आपने क्या किया? आज कह रहे हैं कि हमने देश, हमारा देश मायबा, हमारा देश पूरा परिवार है। अब किस हिसाब से परिवार कह रहे हैं? जब आप अपने देश के, अपने परिवार के नहीं हो सके तो देश परिवार का कहां हुआ आपने? आप बताइए, 5 किलो के फ्री राशन से क्या इस देश की जनता का पेट भर सकता है? आप आकलन करिए। यह भी एक सवाल है कि भाई चुनाव आयोग इलेक्शन निष्पक्ष कराना चाहिए था। कई ऐसे वीडियोस हैं जो आप लोगों ने देखा, एक युवा आता है 5 बार बोकस वोट डालता है, एक बार भी एक्शन नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कैसे बात कर ले? वो भी तो एक भ्रष्ट है। मैं यह शब्द इसलिए कह रहा हूं, शायद बुरा लग रहा होगा इन लोगों को, मैं ये भी कह रहा हूं, भ्रष्ट इसलिए कह रहा हूं। कोई एक व्यक्ति 5 बार वोट करता है और वो अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है, क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कैसे होगा ये? कई ऐसे बूथ में दिखा गया जहां भाजपा के लोग बूथ को कब्जा कर लिए, वहां पे खुलकर वोटिंग करवा रहे हैं, अपने से घुस के लोगों को बता रहे ये दबाओ, ये दबाओ। ये क्या तरीका है? यही एक नियम रह गया क्या इस देश में? इस देश को खोखले सिस्टम पे लाने का सवाल है कि आखिर ये क्या चल रहा है। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। आने वाले समय में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार जो है, इस पे विपक्ष मजबूत होगा, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है बाकी चैनलों में, ये फर्जी है, इस पर बिलीव ना करें। अगर ईवीएम में कुछ खेल होता है या काउंटिंग हॉल में कोई गड़बड़ होती है तो वहां पर स्टिक होने की जरूरत है। मैं आपको एक आंकड़े में आपको बता दूं, इंडिया अलायंस को 265 से 270 के बीच सीट आ रही है, बिल्कुल 100%। ये एग्जिट पोल मैं आपको अपने मुताबिक बता रहा हूं। बीजेपी यानी एनडीए की जो आ रही है 235 से 40 के बीच के ही सीट रहेंगे। अब रही बात सरकार को लेकर, सबसे बड़ी जो है चुनौती अब हो सकती है खरीद फरोख्त, क्योंकि भाजपा के पास पैसे हैं, वो खरीद फरोख्त का धंधा शुरू करेंगे और देखिएगा एक एक संसद को 100-100 करोड़ रुपए देकर खरीदेंगे। इसीलिए इस बार चाहिए कि भाजपा को अगर दूर करना है, संविधान बचानी है, इस देश की जो सिस्टम को खत्म करना है, सिस्टम में जो बेहतर हो सके, किसान अन्नदाताओं की फेवर में काम हो, रोजगार पर काम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे उसको ठीक किया जाए, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रही है उनको कैसे अच्छा किया जाए, इन पर काम करनी है। अदर सीट यानी जो कहते हैं इंडिपेंडेंट, वो 24 से 25 सीट पूरे भारत में जीतने के आंकड़े बताए जा रहे हैं। ये इतने सीट होंगे। अब बात करें थर्ड मोर्चा की गठबंधन थी यूपी और बिहार में, कई जगह लड़ा गया, जिसमें एमआईएम को सीट लाते हुए दिख रही है कि वो 8 से 12 सीट ला सकते हैं। ये मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। बिहार में से मैं बता दूं आपको कि बिहार में 2 सीट एमआईएम की जीत की ओर है, ये बात निश्चित कर लें आप। एक किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल इमान है जो एमआईएम से, उनका पल्ला काफी भारी दिख रहा है। ये एग्जिट पोल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि वो जीत सकते हैं। और शिवहर से राणा रंजीत सिंह की कंफर्म लग रहा है कि ये सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे पवन सिंह और राणा रंजीत सिंह के बीच था, उपेंद्र कुशवाहा का कहीं रोल था ही नहीं दूर दूर तक। हालांकि शिवहर वाला सीट पे जो है कोई खास जो है वो ये नहीं रहा, माफ कीजिएगा, कुशवाहा नहीं और कोई और था एनडीए की तरफ से। खैर, उनका वो कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा है और ना ही वो वहां पे कोई बात बन पा रही है। अब सवाल है कि भाई वहां पे राणा रंजीत सिंह वर्सेस जो है भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के बीच में कड़ाके की टक्कर है। अब इसमें जो भी हो जाए, मगर अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं, बिहार से 2 सीट आ रहे हैं और पीडीएमआई यानी उत्तर प्रदेश में जो अलायंस था थर्ड मोर्चा की, उनमें से 5 से 6 सीटें लाने की संभावना बताई जा रही है।
औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जीत रहे हैं, ये निश्चित है। और जो है एक सीट और मैं आपको बता दूं, जो AIMIM चीफ हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद से उनकी भी सीट निश्चित हो चुकी है। हालांकि मुंबई पूरब पश्चिम से चुनाव लड़ रही थी MIM, वहां पर भी जीतने की जो है आंकड़े वो सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर के 8 से 12 सीट इस बार जो है थर्ड मोर्चा की भी सीट आ रही है, और 24 से 25 सीट जो है वो अदर सीट्स होंगे। टोटल इनको मिलाकर के देखा जाए तो आपका 37 सीट हो रहे हैं। अगर ये 37 सीट इंडिया अलायंस के समर्थन में अगर देते हैं तो सरकार इंडिया की अलायंस की बनने जा रही है। एनडीए की सरकार अभी कोसों दूर है, पर फिर भी देखना यह है कि क्या ये जो आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों में कितना सटीक बैठता है। क्या भाजपा तो इतना ये तय हो चुका है कि सत्ता से बाहर है, और बौखलाहट यानी तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री का चेहरे का जो रंग है वो पूरा उड़ गया था। उनका भाषा का जो एक गरिमा था वो कहीं ना कहीं तार कर देने वाली चीजें लगातार आने लगी, और इससे पूरा देश समझ चुका था कि भाई बीजेपी की जो एक एजेंडे थे वो फेलियर साबित हो रहा है। ये जो आंकड़े हैं, मैंने आपको बताया कि 265 से 70 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को दिख रहा है आते हुए, और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गई क्योंकि इस बार सीटें काफी घटी है, और 235 से 40 सीट ये आंकड़े निकल कर आ रही है। गोदी एंकरों के आंकड़े मत दिखेगा, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो पैसे पर बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री में इलेक्शन से शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था 400 पार के नारे दिए थे, और वही 400 पार के जो नारे हैं वो गोदी एंकर्स का जो मेन एजेंडा था वो उस पर काम किया, और मोदी के इशारे पे 400 पार का आंकड़े अभी भी दिखा रहा है। वो फर्जी एग्जिट पोल को मत देखें। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, कोई इधर उधर से लड़े चुनाव, तो इनमें से जो आंकड़े हैं 24 से 25 सीट आए जा रहा है इन लोगों को, और 8 से 12 सीट थर्ड मोर्चा की जो गठबंधन थी बिहार और यूपी में, इनमें से ओवैसी के लिए आता दिख रहा है। अब देखना यह है कि सरकार से भाजपा तो विदाई ले रही है विपक्ष, मगर विपक्ष का रोल तगड़ा होगा। सरकार जो योजनाओं पे काम करेगी वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए कामों में बाधित कर सकती है। अब मैं बात कर लूं इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस को चाहिए कि भाई इस पर जिन मुद्दों पर उन्होंने वादा किया है, किसानों की आय पर काम करे, किसानों को MSP पर कानून पारित करे, जो हमारे सैनिक में भर्ती की जो प्रक्रिया थी उस पर काम करे, और जो अभी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का दिया जाए, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है सरकार बनने के बाद। अगर कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती है तो यकीन जानिए फिर आगे, यानी अब कुछ ही महीने के बाद बिहार में भी विधानसभा इलेक्शन है, उस पर उनको काम करना है, और इस पर सरकार बनते ही अगर इन मुद्दों पर काम करती है तो फिर भाजपा का सुपड़ा साफ है, कहीं भाजपा नहीं आने वाली है। ये अब तक के आंकड़े आ रहे हैं। और रही बात, भाजपा नहीं चाहती है कि इस देश में सत्ता हड़पने के लिए किसी भी हथकंडे को अपना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 24 से 25 सीट अन्य जो वो है अदर सीट हैं, ये इन पर वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अब इंडिया अलायंस को चाहिए कि इन जो ये सीट जो आएंगे इस पर मेहनत करने की जरूरत है, इन लोगों से बात करने की जरूरत है, और इन सीटों को लेकर सरकार बनाने की पूरी आवश्यकता है। इनमें से मैंने जो 8 से 12 सीट बताया आपको, इनमें से जो MIM के हैं ये तो 100% चांस है कि ये लोग समर्थन इंडिया अलायंस को ही देंगे और सरकार भी बनाएंगी। सरकार बनने के बाद जिन एजेंडों पे इन्होंने वादा किया इस पर काम करने की जरूरत है। भाजपा को दूर तक नहीं लाने की, इन एजेंडों पे जो उन्होंने पहली चुनाव में मैनिफेस्टो बनाया था उस पर पूरी खरा उतरने की जरूरत है, तभी जाकर इस देश में कुछ हो सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे अपडेट्स लाते रहें। हालांकि गिनती जो है परसों होनी है, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, कल शाम से शुरू हो गए हैं। जी न्यूज़ हो, ABP न्यूज़ हो, आज तक हो, और जो है इंडिया TV हो या फिर NDTV हो, ये जितने सारे न्यूज़ नेशन हो, ये सारे गोदी एंकर्स अब जो है, जैसे कहावत नहीं है, जैसे मुर्गा लड़ाना हो वही कहानी चल रहा है यहाँ पे। बस अपने TRP बढ़ाने के लिए बस ये बन रहा है सरकार। ये देखिए, ये इतनी सीट आ गए। अर्नब गोस्वामी को आप जान ही रहे हैं, वो तो इतना चिल्लाता है, लगता है लग रहा है कि स्टूडियो का सारा सामान उठा के बाहर फेंक रहे हैं, ऐसे चिल्ला के बात करेंगे। तो ये सब चीजें, सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि क्या आंकड़े हैं और क्या आंकड़े सामने आ चुकी है। ये सारे आंकड़े अब तक निकल कर सामने आ रही है। गोदी एंकरों पर भरोसा ना करें, ये एग्जिट पोल जो है उनका फर्जी है। और हालांकि इलेक्शन कमीशन बैन किया करने के बाद भी कुछ, जबकि
दूसरे चरण के बाद भी वो आंकड़े देना शुरू कर दिए थे। तो वही कहानी है, इस देश के चौथे स्तंभ का जो सिस्टम है, वो खोखलापन सिस्टम, वो रह गया, वो खत्म नहीं हो सकता है। कहावत नहीं है, नेवाला फेंक दो, लटक के मुंह पे पानी आने लगता है ना किसी को, या मान लिया जाए सपोज दैट कुत्ते को हम कुछ फेंकते हैं तो उसके मुंह पे पानी आ जाता है, वही सेम कहानी है यहाँ पे। गोदी एंकरों को नेवाला नहीं मिला तो चुप रहा, नेवाला मिलना शुरू हो गया तो 400 पार के आंकड़े जो है वो लगातार स्क्रीन पर बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये देखो ये इतनी सीटें आ रही है, इसकी इतनी सीटें आ रही है। यार इन जो एग्जिट पोल पे, इस पे बिलीव ना करें, क्योंकि ये एग्जिट पोल फर्जी है। और आप देखिए इस बार जो वोटर हैं, जो वोट डाला इन्होंने, किसी मीडिया के एंकरों से बात नहीं की खुल के। हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि भाई बात करें कि कहां वोट डाल रहे, क्या है पोजीशन, नहीं, कोई बात तक नहीं कही। उसके बाद भी गोदी मीडिया भाजपा को वापसी सत्ता में दिखा रही है। खैर, भाजपा की अपनी नीति है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जाके प्रतिक्रिया जरूर दिए, सपोर्ट सहयोग करिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।